क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट p कामा q आप बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु की दूरी से समान है। यानी यहाँ पर जो संबंध है वो मूल बिंदु से लिया गया है और मूल बिंदु से यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु Q है, तो P से Q की दूरी यहाँ पर क्या है, समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हम यहाँ तक पहले दिखाते हैं। उसके बाद है पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0, 0, 0 का मतलब मूल बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यानी मूल बिंदु एक से होकर एक वृत्त जाता है, यानी उसे वृत्त निरूपित करता है। सबसे पहले हम यहाँ तक सिद्ध करते हैं कि यह एक तुल्यता संबंध स्थापित करता है। समुच्चय। अब यहाँ पर दूसरा संबंध है। संबंध किस प्रकार से है? संबंध है कि r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट p कामा q आप बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q के मूल बिंदु की दूरी के समान है। यानी दोनों बिंदु p और q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो हमने लिखा कि r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट p कामा q बिंदु p की मूल बिंदु से दूरी बिंदु q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। अब यहाँ पर तुल्यता संबंध दिखाते हैं और तुल्यता संबंध दिखाने के लिए स्वतुल्य समित संक्रामक की जांच करनी पड़ती है। तो नंबर 1 हम दिखाएंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए एक अवयव चाहिए, तो पहला अवयव इसमें क्या है, P, और P बिलोंग्स टू किसी समतल में स्थित बिंदु है, तो यहाँ पर समुच्चय पहले A है। तो P बिलोंग्स टू A के लिए यहाँ पर लिखेंगे P बिलोंग्स टू A के लिए कि P कामा P जैसे A1 कामा A1 होता है, A कामा A X कामा X लिखे, वैसे P है तो P कामा P बिलोंग्स टू रिलेशन यानी कि R। अब इसका मतलब क्या है, P कामा Q का मतलब है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु की दूरी से समान है। तो यहाँ पर P कामा P का मतलब होगा कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु, अब पी क्यू था तो यहाँ पर क्यू लिखा है, पी पी है तो यहाँ पर फिर से पी लिखा जाएगा। बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसके बाद अगर समान है तो यहाँ पर देखें कि कोई एक समतल है, यहाँ पर बिंदु है और इस बिंदु से यहाँ P और यहाँ पर Q, तो यहाँ से ये मूल बिंदु 0, 0 होता है यानी कि O होता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी P है, ये भी बराबर है, यहाँ से यहाँ की दूरी P, यानी P और P तो बराबर ही रहेंगे। P चाहे जितनी बार लिखा जाए वो बराबर ही रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः R स्वतुल्य है। अब इसके बाद हम दिखाते हैं सममित। दूसरी कंडीशन सममित की। सममित में चाहिए दो अवयव, दोनों अवयव ले लेते हैं P कामा Q और पहले बिलोंग कराते हैं समुच्चय में। तो P Q बिलोंग्स टू A के लिए, P Q बिलोंग्स टू A के लिए। अब यहाँ पर हम करेंगे P Q अगर बिलोंग करेगा A में तो संबंध दिखाना पड़ेगा P कामा Q बिलोंग्स टू R। अब P कामा Q तो पूरा दे ही दिया गया है कि P की मूल बिंदु से दूरी, यहीं पे लिखें P की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो इनका मतलब है कि जैसे एक बिंदु है, यहाँ से P की दूरी बराबर है और यहीं से Q की दूरी, यानी जितनी दूरी P की है उतनी दूरी Q की है। तो इम्प्लाइज दैट सममित में क्रम को बदलेंगे, P Q लिखे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे Q कामा P बिलोंग्स टू R। तो P कामा Q का मतलब इतना है, तो Q कामा P का मतलब जहाँ जहाँ P है वहाँ Q कर दे, जहाँ Q है वहाँ P कर दे। तो Q की मूल बिंदु से दूरी P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो क्या ये कथन सत्य है? देखो, P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, इसका मतलब है
कि जितनी दूरी O से P की है, जितनी दूरी O से Q की है, दोनों की दूरी बराबर है, तो हम चाहे कहें कि यहाँ से P की दूरी बराबर है, यहाँ से Q की दूरी बराबर है, या कहें कि यहाँ से Q की दूरी बराबर है उसके बाद P की बराबर, यानी कि ये कथन सत्य है, क्योंकि Q और P की दूरी मूल बिंदु से समान ही होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः R सममित है। नंबर 3 कंडीशन यहाँ पर दिखाएंगे संक्रामक। संक्रामक में चाहिए 3 अवयव, और 3 अवयव मिलेंगे। पहला P है, दूसरा Q है, तो तीसरा अपने आप ले लेते हैं R। अब जो कंडीशन P Q की होगी वही कंडीशन हो जाएगी R की। P Q की कंडीशन दी गई है कि P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन और ले ली कि R, तो यहीं पर एक बिंदु लिख लेते हैं R। तो यहीं कहेंगे कि यहाँ से जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर Q है, तो उतनी ही दूरी पर मान लेते हैं क्या है, R है। यानी कि P की दूरी, Q की दूरी, R की दूरी, सभी की दूरी मूल बिंदु के समान है। तो यहाँ पर P Q R टू पहले क्या करें, समुच्चय में बिलोंग करें, P Q R बिलोंग्स टू A के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले संक्रामक की कंडीशन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, P कामा Q बिलोंग्स टू R, तथा फिर Q कामा R बिलोंग्स टू R। उसके बाद इम्प्लाइज दैट में रहेगा पहला कामा तीसरा, पहला और तीसरा P कामा R बिलोंग्स टू R। अब P कामा Q का मतलब क्या है, P कामा Q का मतलब है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो यहाँ आप लिखेंगे P कामा Q का मतलब है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, उसके बाद बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी के समान है। तो यहाँ लिखें बिंदु Q की मूल बिंदु के दूरी के समान है। इसके बाद इसी प्रकार से Q का R से क्या लिखें, तो यहाँ आप लिखें बिंदु P के स्थान पर Q, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु R की मूल बिंदु के दूरी के समान है, या के स्थान पर से कर दें, मूल बिंदु से दूरी के समान है। इसके बाद इम्प्लाइज दैट P और R का मतलब क्या होगा, P और R का मतलब होगा कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु R की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो क्या ऐसी कंडीशन, यह कथन जितना लिखा गया सत्य है? P की Q से दूरी समान है मूल बिंदु से, तो Q से R की भी समान है, इम्प्लाइज दैट P से R की भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ से देखा जाए तो P की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी Q की, यानी P से Q की दूरी समान है। फिर Q की R की, यहाँ जितना Q है उतना ही R है, तो Q से R की भी दूरी समान है। इम्प्लाइज दैट यहाँ से P है, यहाँ R है, तो P से R की भी दूरी समान होगी। तो हमने लिखा कि यह समान है, तो लिखेंगे अतः R संक्रामक है। तो हमें क्या दिखाना था, तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर संक्रामक भी है, सममित भी है और स्वतुल्य भी है। तो लिखेंगे इस प्रकार अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध तक तो इसको निकाल दिया गया। इसके बाद कहा जा रहा है, तुल्यता संबंध के बाद, तुल्यता संबंध होने के पश्चात कहा गया कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। P इज नॉट इक्वल टू 0, 0, तो 0, 0 क्या होता है, केंद्र। ये कह रहे हैं कि P 0, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो 0, 0 यहाँ है, P यहाँ है, क्या ये इसके बराबर है, नहीं।
इसकी दूरी इसके बराबर है। तो मान लेते हैं कि ये एक बिंदु जो 0 0 है वो केंद्र है, और केंद्र क्या होता है ओ। ओ से पी की दूरी ओ से क्यू की दूरी के बराबर है, और ओ से आर की दूरी ओ से क्यू के या पी की दूरी के बराबर है। तो दूरी के लिए एक बिंदु स्थापित करते हैं कि मान लेते हैं ओ से पी बराबर कितना है, के है। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि यदि p इज नॉट इक्वल टू 0 कामा 0 से संबंधित है, तो बिंदु p से संबंधित समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि P इज नॉट इक्वल टू 0 कामा 0 से संबंधित 0 से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में कैसे कैसे बिंदु आते हैं, वे बिंदु आते हैं यानी इनके कौन कौन से बिंदु आ सकते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं, मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं, यानी कि पी ओ से पी की दूरी, ओ से क्यू की दूरी, ओ से आर की दूरी उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि मूल बिंदु या पी मूल बिंदु से दूर है। तो हमने कहा कि मूल बिंदु O है और यहाँ पर दूरी कितनी है P, O से P की दूरी मान लिए हैं K। तो यहीं पर लिख लेते हैं अर्थात OP इज इक्वल टू K, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी K है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी K होगी, क्योंकि सभी की दूरी क्या है, बराबर है। तो अगर यहाँ से यहाँ की दूरी हम K मान लें तो इसका मतलब होगा कि इसके अंतर्गत कैसे कैसे वृत्त बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से वृत्त बनेगा, फिर यहाँ से इस तरीके से वृत्त बन सकता है। अगर यहाँ से देखा जाए Q से तो इधर को वृत्त बन सकता है, अगर R से देखा जाए तो इधर से वृत्त बन सकता है। हम देख रहे हैं कि जो भी वृत्त बन रहा है कहाँ से बन रहा है, केंद्र से ही बन रहा है। तो हम कहेंगे कि P इज नॉट इक्वल टू 0 कामा 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, और वृत्त को निरूपित ही करना है, निरूपित करता है जिसका केंद्र कहाँ पर है, केंद्र ये देखिए यहाँ से मूल बिंदु यानी कि O पर है, जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 कामा 0 पर है या O पर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय में R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट T1 कामा T2 ऑफ T1 कामा T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले समुच्चय नोट करेंगे, फिर रिलेशन संबंध नोट करेंगे, उसके बाद एक तुल्यता संबंध के लिए स्वतंत्र समिति और संक्रामक दिखाएंगे। इसके बाद भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। संबंधित होने का मतलब संबंध, और संबंध कैसा दिखाना है, समरूप का, यानी समान आकृति के त्रिभुज बने तभी समरूप कहलाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ए समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, हमने समुच्चय नोट किया, आर संबंध नोट किया, T1 T2 के समरूप है। तो समरूप होने का मतलब क्या है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएं, इसका नाम रखें T1, दूसरा त्रिभुज बनाएं, इसका नाम रखें T2, और कहेंगे यह त्रिभुज इसके
समरूप है। जैसे कि हमने समरूपता की कसौटी 10th में पढ़ी थी कि कोण 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 यस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा आए या कोण 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 आए, तो ये सभी क्या होती हैं, समरूपता की कसौटी होती है। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये त्रिभुज T1 वाला त्रिभुज T2 के समरूप है, तो यहाँ पर यही समरूपता की निशानी होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि इसको हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए एक अवयव चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला अवयव है T1, तो यहाँ लिखेंगे T1 बिलोंग्स टू समुच्चय ए के लिए, और T1 बिलोंग्स टू ए के लिए क्या लिखेंगे, T1 कामा T1 बिलोंग्स टू आर। T1 T2 का मतलब है कि T1 T2 के समरूप है, तो T1 T1 का मतलब क्या होगा, T1 T1 के समरूप है। क्या यह कथन सत्य है? तो हम कहेंगे कि T1 एक बार बनाया जाए और फिर T1 बना दिया जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप ही रहेंगे, समान आकृति के ही रहेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अतः R स्वतुल्य है। इसके बाद नंबर सेकंड कंडीशन देखते हैं, सममित। सममित में चाहिए दो अवयव, दोनों अवयव ले लेते हैं। T1 कामा T2 बिलोंग्स टू समुच्चय सबसे पहले ए के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे T1 कामा T2 बिलोंग्स टू ए के लिए T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, क्रम बदलकर T2 कामा T1 बिलोंग्स टू आर। तो T1 T2 का मतलब है T1 T2 के समरूप है, तो यहाँ लिखें T1 T2 के समरूप है। अब इसके बाद हम लिखें कि T2 कामा T1 का मतलब है कि T2 T1 के समरूप है। अब लिखने के बाद देखते हैं कथन सत्य है कि गलत है। तो T1 T2 यहाँ पर देखें T1 T2 के बराबर है, तो क्या T1 T2 के बराबर होगा? तो होगा, तो हम कहेंगे अतः R सममित है। इसके बाद संक्रामक देखते हैं। संक्रामक में चाहिए कितने अवयव? संक्रामक में चाहिए 3 अवयव। नंबर 3 देखते हैं संक्रामक, और संक्रामक के लिए 3 अवयव। पहला अवयव T1, दूसरा अवयव T2 और तीसरा अवयव हो जाएगा अपने आप T3। तो हमने देखा कि T1 क्या है, T1 एक समरूप त्रिभुज की आकृति को प्रदर्शित करेगा, T2 भी वही करेगा। तो इम्प्लाइज दैट T1 T2 जो करेंगे वही तीसरा भी अवयव करेगा, T3 भी एक समरूप अवयव निरूपित करेगा। यानी ये सभी क्या हैं, समान आकृति के हैं। T1 बराबर है T2 के, T2 बराबर है T3 के, सभी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो बिलोंग्स टू ए के लिए सबसे पहले समुच्चय में बिलोंग कराएंगे। उसके बाद लिखेंगे कि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R। T1 T2 का मतलब क्या है? T1 T2 का मतलब है कि T1 कामा T2 के समरूप है। इसी प्रकार T2 T3 का मतलब क्या होगा? T2 T3 के समरूप है। इसी प्रकार T1 T3 का मतलब क्या होगा? इम्प्लाइज दैट T1 कामा T3 के समरूप है। अब समझते हैं कि कथन सही है कि गलत है। T1 T2 देखें तो T1 बराबर है T2 के समरूप है, T2 T3 T2 बराबर है T3 के, तो ये भी समरूप है। T1 T3 ये भी समरूप होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः R संक्रामक है। तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि यह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। इसके आगे देखते हैं। इसमें कहा गया कि तुल्यता संबंध के बाद भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, यानी जो T1 है त्रिभुज, उसमें कैसे कैसे कोण हैं, 3, 4, 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि यह 3 है और ये कोई 4 है और ये कौन है, 5 है। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज देखते हैं, लेकिन एक बात और कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये देखिए 3 समकोण त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। ये हो गए समकोण त्रिभुज। तो पहले त्रिभुज का नाम हो जाएगा T1, दूसरे का T2, तीसरे का T3। यहाँ पर लिखा है कि 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज,
तो जो सबसे बड़ा है वो क्या है, कर्ण है, बाकी दोनों लंब आधार माने जा सकते हैं। 3 4 5, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 5, उसके बाद 2 बचे हैं, उनको हम किसी भी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, चाहे 3 यहाँ लिखे 4 यहाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इसका T1 में हो गया भुजाओं 5 12 13, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 13, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण 13। उसके बाद बचेंगे दो कौन से बचेंगे, 5 और 12, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और यहाँ पर लिख लेते हैं 12। इसके बाद T3 में लिखा है 6 8 10, तो सबसे पहले 10 लिख लें, फिर यहाँ 6 लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 8। ये कह रहे हैं कि 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1 T2 T3 में से कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित है। संबंधित होने का मतलब है समरूप हैं। तो ऐसे मान जो आपस में बराबर हों वही क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज के संबंध कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ का लंब बटे यहाँ का लंब, यानी कि 3/5 इज इक्वल टू यहाँ से आधार यहाँ से लंब बटे यहाँ से लंब, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/12, और यहाँ से कर्ण बटे यहाँ से कर्ण, तो ये हो जाएगा 5/13। क्या सभी मान आपस में बराबर हैं, तो ये कौन है T1 और ये कौन है T2, तो T1 T2 के मान के बराबर है। अगर बराबर होता तो समरूप होता, और समरूप होता तो संबंधित होता, यानी ये मान बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे T1 T2 से संबंधित नहीं है, और हमें बताना है कि कौन सा इसमें संबंधित है। इसके बाद यहाँ से आधार बटे यहाँ से आधार 3/6, यहाँ का लंब बटे यहाँ का लंब 4/8, यहाँ का कर्ण बटे यहाँ का कर्ण 5/10, तो 3 एकन्नम 3 3 दूना 6, 4 एकन्नम 4 4 दूना 8, 5 एकन्नम 5 5 दूना 10, तो सभी का मान आ गया 1/2। कैसे आया, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे T1 T3 ये सभी आपस में क्या है, बराबर है। और ये कैसी प्रमेय होती है, ये होती है यस यस यस, यानी कि समरूपता कसौटी कौन सी होती है, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, यानी कि सभी की आधार आधार के बराबर है, लंब लंब के बराबर है, कर्ण कर्ण के बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ लिखेंगे T1 T3 के समरूप है, और समरूप है तो हम कहेंगे यह संबंधित रखता है, अतः T1 T3 से संबंधित है। हमें यही बताना था कि कौन इसमें समरूप त्रिभुज है और कौन संबंधित है, तो समरूप त्रिभुज यही है और यही T1 T3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय है किसका, बहुभुज का, तो A बराबर समस्त बहुभुजों का समुच्चय। R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट P1 P2 आप P1 तथा P1 की भुजाएं की संख्या समान है, यानी P1 में P2 की जो सभी भुजाएं हैं बहुभुज है, लेकिन जितने P1 में भुजा है उतने ही P2 में, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। से प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यानी कि स्वतुल्य समित और संक्रामक है। उसके बाद जो है उसको बाद में हल करेंगे। क्या लिखा है, 3 4 और 5 लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी हमें और भी समुच्चय ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ से समस्त बहुभुजों का समुच्चय ए के बराबर है, और उसके बाद संबंध नोट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले नोट किया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय बराबर ए, क्वेश्चन नंबर 13 में। अब इसके बाद यहाँ पर आर रिलेशन क्या है, P1 P2 आप P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या के समान है, यानी कि बहुभुज बहुत सी भुजाएं हैं जिनमें P1 और P2 की भुजाएं समान हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं स्वतुल्य में चाहिए एक अवयव, तो यहाँ लिखेंगे पहला अवयव है P1, तो P1 बिलोंग्स टू समुच्चय यानी कि ए के लिए। अब इसके बाद लिखेंगे P1 बिलोंग्स टू R। P1 P2 का मतलब है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 का मतलब क्या होगा, यहाँ आप लिखेंगे P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 में जितनी भुजा है उतनी ही P1 में रहेगी, यानी कि ये कथन सत्य है। तो लिखेंगे अतः R स्वतुल्य है। इसके बाद नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे सममित के लिए चाहिए दो अवयव, तो यहाँ लिखें पहला है P1 दूसरा है P2 बिलोंग्स टू जाएगा पहले समुच्चय में, P1 P2 बिलोंग्स टू ए के लिए। यहाँ पर लिखेंगे कि P1 P2
बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट, क्रम बदल कर P2 कामा P1 बिलोंग्स टू आर, यही तो है सबमिट। अब इसमें क्या लिखें, P1 कामा P2 का मतलब दिया ही गया है कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसके बाद हम देखते हैं P2 कामा P1 का मतलब क्या होगा, तो लिखेंगे P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। तो देखते हैं कथन सही है। P1 में जितनी भुजा उतनी ही P2 में। जैसे कि P1 में मान लेते हैं कि 4 भुजा है, तो P2 में कितनी भुजा हो जाएगी, इसमें भी 4 भुजा। तो क्या P2 में 4 भुजा होगी तो P1 में भी 4 भुजा होगी, तो कहेंगे हाँ, क्रम बदलने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यह कथन सत्य है। तो लिखेंगे अतः आर सममित है। नंबर थर्ड, संक्रामक। संक्रामक के लिए चाहिए 3 अवयव। तो पहला P1, दूसरा P2, तीसरा इसी के हिसाब से हो जाएगा P3। तो हमने कहा कि P1 में मान लेते हैं 4 भुजा है, P2 में भी 4 भुजा है, तो P3 में भी कितनी भुजा होगी, 4 ही भुजा होगी। तो संक्रामक के लिए बिलोंग्स टू समुच्चय यानी ए के लिए यहाँ पर सबसे पहले संक्रामक की पूरी कंडीशन लिख लेते हैं कि P1 कामा P2 पहला कामा दूसरा, दूसरा कामा तीसरा, इम्प्लाई दैट पहला कामा तीसरा। तो P1 कामा P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 कामा P3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट P1 कामा P3 बिलोंग्स टू R। P1 कामा P2 का मतलब क्या है, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो यहाँ लिखें P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसके बाद यहाँ पर लिखें कि P2 कामा P3 का मतलब है कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 कामा P3 का मतलब P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या कम समान है, यानी P1 में P2 में 4 4 भुजा मान लिए हैं। P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या P2 में भी 4, P3 में, ये भी सही है। P1 तथा P3 में P1 में भी 4, P3 में भी 4, तो माना गया कि ये सभी भुजाओं की संख्या समान है। तो ये कथन पूरा सत्य है। तो लिखेंगे अतः आर संक्रामक है, और संक्रामक है तो ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। अब इसके आगे देखते हैं और क्या कहा गया है। आगे देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई वाली भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यानी कि और कैसे समुच्चय के अवयव मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 3, 4, 5, यानी एक की भुजा 3 है, दूसरे की भुजा 4 और तीसरे की भुजा 5, यानी कि इसमें कितनी भुजा है, 3 भुजा है। तो बहुभुज क्या निरूपित करता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है त्रिभुज, यानी कि बहुभुज यहाँ पर त्रिभुज निरूपित कर रहा है। तो जितने भी समुच्चय मिलेंगे वो समुच्चय बहुभुज के क्या निरूपित करेंगे, बहुभुज के निरूपित करेंगे, त्रिभुज निरूपित करेंगे। क्योंकि 3 ही भुजा बहुभुज में मिल रही है, तो बहुभुज में 3 भुजा मिले तो उसे क्या नाम देते हैं, त्रिभुज नाम देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 3, 4 और 5, यही 3 भुजा थी। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले, क्योंकि कई भुजा हैं यानी कि 3 भुजा है, भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में वे सभी बहुभुज क्या होंगे, बहुभुज जितने भी होंगे वो होंगे, वे सभी बहुभुज होंगे
जिनकी भुजाएं कितनी भुजाएं इसमें मिल रही है, 1 2 3, जिनकी भुजाएं 3 होंगी समुच्चय ए के अंतर्गत, वे सभी बहुभुज होंगे। यानी सभी बहुभुज कहलाएंगे, भले से त्रिभुज हैं लेकिन वो बहुभुज कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 4 5 की लंबाई वाली भुजा को समकोण त्रिभुज को संबंधित किया गया है समुच्चय ए से। तो कहेंगे जिनकी भुजाएं 3 होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय, यानी पूरा वही किताब का नोट कर देना, से संबंधित, क्योंकि हमें समझ में आया है कि यह जो बहुभुज है वो त्रिभुज निरूपित करता है, से संबंधित समुच्चय ए में वे सभी बहुभुज क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, क्योंकि उनकी भुजा होगी 3। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, तो समुच्चय एल है, तो एल इज इक्वल टू एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय में एल में आर क्या है संबंध, L1 तथा L1 L2 के समांतर है। यानी कि जितना भी समुच्चय लिया जाए एक्स वाई तल में वो L1 L2 के समांतर होगा। द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है, यानी स्वतुल्य और सममित और संक्रामक है। उसके बाद है कि रेखा y बराबर 2s+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम तुल्यता संबंध स्थापित करते हैं। यल बराबर लिखते हैं समुच्चय एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, और आर बराबर जो कंडीशन दी गई है वो नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने समुच्चय नोट किया कि L इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स वाई तल। एक्स वाई तल किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, और ये x है और ये y तल है। x y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो यहाँ पर इस तरीके से पहली रेखा L1 हो जाएगी, दूसरी रेखा L2 हो जाएगी, तीसरी रेखा, चाहे जितनी रेखा है वो कौन से तल में है, x y तल में है। तो x y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। तो r इज इक्वल टू L1 कामा L2 का मतलब है कि L1 समांतर है L2 के। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध दिखाना है, तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले हम दिखाते हैं नंबर 1 स्वतुल्य, और इसको अभी तक सभी वीडियो देखे हैं तो अपने आप से कर सकते हैं। यानी कि हम पहले दिखाएंगे पहला अवयव L1 बिलोंग्स टू समुच्चय, समुच्चय है यहाँ पर यल, समुच्चय है यल, तो L1 बिलोंग्स टू L के लिए यहाँ पर लिखेंगे L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। तो L1 L2 का मतलब है कि L1 समांतर है L2 के, तो यहाँ लिखेंगे L1 समांतर है L1 के। तो L1 स्वयं के तो समांतर रहेगा ही, तो कथन सत्य है, अतः R स्वतुल्य है। सेकंड कंडीशन सममित, सममित के लिए चाहिए 2 अवयव, तो पहला L1 है, दूसरा L2 बिलोंग्स टू समुच्चय, समुच्चय है L। तो के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट, क्रम बदल करके L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R। तो L1 L2 का मतलब है कि L1 समांतर है L2 के, तो L2 L1 का मतलब होगा L2 समांतर है L1 के। क्या ये कथन सत्य है? देखा जाए तो हमने कहा कि ये एक्स वाई तल है, यहाँ से यहाँ की रेखा का नाम है L1 और यहाँ से यहाँ की रेखा का नाम है L2। तो L1 इसके समांतर है L2 के, तो जितनी बड़ी रेखा ये है उतनी ही बड़ी ये रेखा है, तो चाहे कहा जाए L2 L1 के समांतर है, L2 L1 के समांतर है, यानी कि कथन सत्य है। तो लिखेंगे अतः R सममित है। नंबर 3 कंडीशन देखें, सममित के बाद संक्रामक, तो यहाँ पर संक्रामक के लिए चाहिए 3 अवयव, तो यहाँ लिखते हैं संक्रामक नंबर 3, और उसके बाद लेते हैं L1 कामा L2 और इसी के हिसाब से L3 के बिलोंग करेंगे समुच्चय यानी L के लिए। तो L1 L2
L3 बिलोंग्स टू L के लिए कंडीशन क्या बनेगी, एक्स वाई तल है, इसमें पहली रेखा का नाम L1 है, दूसरी रेखा का नाम L2 है और तीसरी रेखा का नाम L3 है। L1 L2 L3 सभी रेखाएं आपस में परस्पर समांतर हैं यानी कि बराबर हैं। तो पहले हम इसकी कंडीशन लिखते हैं, पहला कामा दूसरा, दूसरा कामा तीसरा, इम्प्लाई दैट पहला कामा तीसरा। तो लिखेंगे L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R implies that L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R। तो L1 L2 का मतलब है कि L1 समांतर है L2 के, L2 L3 का मतलब होगा L2 समांतर है L3 के। L1 L3 का मतलब होगा कि L1 समांतर है L3 के। तो क्या ये कंडीशन सत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे L1 समांतर है L2 के। हमने देखा कि L1 L2 के बराबर है, L2 L3 के बराबर है, हाँ है, L1 L3 के बराबर है, ये भी हाँ, L1 भी बराबर L3 के भी बराबर, तो ये भी कथन सत्य है। तो लिखेंगे अतः R संक्रामक है, R संक्रामक है तो यह स्वतुल्य समित संक्रामक सब है। तो लिखेंगे इसलिए यह का मतलब R एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध के बाद भी कुछ बताना था, देखते हैं क्या है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि रेखा y इक्वल टू 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो रेखा यहाँ पर ली गई है, रेखा y इक्वल टू 2x+4। अब क्या करें, इसकी तुलना करें कि तुलना रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx+c से करने पर, तो x का गुणांक है m, x का गुणांक है 2, तो m क्या होती है प्रवणता। अचर पद है c और c इक्वल टू है 4। अब अचर पद का यहाँ पर काम नहीं है तो केवल प्रवणता ही निकालनी पड़ती है। तो एक ही रेखा, जैसे कि ये x y तल है, इसमें चाहे जितनी रेखा खींची जाए इसके अंतर्गत सबकी प्रवणता होगी 2। केवल लाइन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5, यानी इसकी लंबाई, यानी ये अचर की तुलना नहीं की जा सकती है कि कितना ऊपर है, लेकिन प्रवणता कितनी है 2 ही रहेगी, यानी सभी रेखाओं की प्रवणता कितनी होती है 2 होती है। तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है, समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है। हमें समांतर रेखाएं कितनी खींचनी है, समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा है, तो मान लेते हैं समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है c है, यानी अचर आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से कई समांतर रेखा खींचेंगे, मानते हैं c समांतर रेखा खींचेंगे, अतः y बराबर mx+c में प्रवणता वही रखेंगे और यहाँ पर c के स्थान पर c ही रख देंगे। m इक्वल टू प्रवणता निकली है 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा y बराबर m के स्थान पर 2x+c, यही है समस्त रेखाओं का समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में ऑप्शन दिया गया है कि समुच्चय कितना है 1 2 3 4 में r इक्वल टू, सब कुछ बना के दिया गया, केवल ऑप्शन बताना है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले हम अगर 1 से देखें तो इसमें क्या 1 1 है, 2 से देखें तो 2 2 है, यहाँ पर है, 3 से देखें तो 3 3 है, यानी 3 3 है, 4 से देखें तो 4 4 है। ये किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया कि यह क्या है, स्वतुल्य है। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि क्या यह सममित है। अब सममित के लिए क्या चाहिए, सममित के लिए चाहिए क्रम बदलने वाला। तो यहाँ पर देखिए 1 2 है, तो क्या 2 1 है कहीं पर, 2 2 2 1 नहीं है, यानी कि सममित नहीं है। अब संक्रामक देखें, जैसे इसे मान लिया जाए कि 1 2 है और इसके बाद क्या है 2 2 है, तो ये पहला कामा दूसरा और ये दूसरा कामा तीसरा, तो इम्प्लाई दैट आना क्या चाहिए, पहला कामा तीसरा, यानी 1 कामा 2। तो 1 कामा 2 है,
अब इसके बाद 2, ये भी है, तो क्या 1, 2 फिर से है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह संक्रामक है। तो ये क्या है, स्वतुल्य है और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो पहले में स्वतुल्य सम्मित है तो सम्मित तो नहीं है, स्वतुल्य तथा संक्रामक, स्वतुल्य है और संक्रामक किंतु सम्मित नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में, n का मतलब प्राकृत संख्या, r इज इक्वल टू संबंध दिया गया a कामा बी, ए इज इक्वल टू b-2 और b इज ग्रेट 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2, 4 बताना है, बिलोंग्स टू r रहेगा, यानी इसमें से देखना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए 2, 4, 3, 8, 6, 8, 8, 7, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 8 है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि a इज इक्वल टू b-2 है, लेकिन b का मान 6 से ऊपर रखना है, b इज ग्रेड 6। तो 6 से ऊपर का मतलब है या तो 8 तक हम ग्रेड देख रहे हैं, तो या तो 7 रखें या तो 8, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। रखना तो है प्राकृतिक संख्या बहुत, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल 7, 8 तक ही काम चलाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू मिला है b-2, तो यहाँ पर b इज ग्रेड क्या है 6, तो यानी कि पहले हम b इज ग्रेड 6 का मतलब है कि 7, 8, 9 डॉट डॉट सभी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय क्या है, प्राकृतिक संख्या का। तो पहले b इज इक्वल टू 7 रखते हैं, b इज इक्वल टू 7 रखने पर तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b की जगह पर 7-2 और 7-2 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 में से 2 जाएगा, आएगा 5, तो a इज इक्वल टू 5 आया, b इज इक्वल टू आ गया 7। अब b इज इक्वल टू 8 रख लेते हैं, b इज इक्वल टू 8 रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 8-2, a इज इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा, आएगा 6, तो आएगा 6, 8। अब इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर b इज ग्रेड 6 है और ऑप्शन हमें देखने मिल रहा है कि 8 से ज़्यादा उसमें कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, तो r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 5, 7, 6, 8 और भी आ सकता है, 9 रखें, 10 रखें, लेकिन हम डॉट डॉट कर दिए हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि क्या मिलता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 2, 4 बिलोंग करेगा r में, तो हम कहेंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर है 3, 8, ये भी नहीं है। 6, 8 ये बिलोंग है, यानी ये r के अंतर्गत है। 8, 7 ये नहीं है। 6, 8 बिलोंग्स टू r है, 6, 8 r के अंतर्गत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। दैट्स ऑल।